बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं शिखा स्वरूप। गर्मी हो या हो बरसात या हो ठंड का मौसम, साल भर उपजाएंगे हम अपने खेतों पर अनाज। साथ ही पशुपालन भी अपनाएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अगर खेती बाड़ी से कोई भी समस्या हो तो अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में ही पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी मिशन द्वारा राज्य में चलाई जा रही है संरक्षित खेती योजना। ठंड से पशुओं को बचाएं अंत एवं बाहरी परिजीवों से। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। किसान भाइयों, आजकल संरक्षित खेती द्वारा कई प्रकार की फसलें समय से पहले या विपरीत मौसम में उपजाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा रहा है। यदि आप भी संरक्षित खेती कर लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसके लिए संरक्षित खेती योजना का सहयोग ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस, नेट सेट हाउस या फूल और सब्जी लगाने के लिए पौधरोपण सामग्री इत्यादि के लिए बागवानी मिशन अनुदान देती है। ठंड के मौसम में पशुओं में परजीवियों के संक्रमण की संभावना होती है। अतः परजीवियों में कृमि और बाह्य परजीवियों में अढ़ई, चमकोन इत्यादि का प्रकोप पशुओं में देखने को मिलता है। इन परजीवियों को समय पर रहते समाधान नहीं करने से रोग बढ़ने या दूसरे रोगों के लगने की भी संभावना रहती है। इसलिए इन परजीवियों का तुरंत समाधान करना चाहिए। पशु विशेषज्ञ की सलाह है कि अंत परजीवियों के लिए अल्बेंडाजोल दवा और बाह्य परजीवियों के लिए आइवरमेक्टिन दवा पशुओं को विशेषज्ञ सलाह से देना चाहिए। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड में लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक है वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेद में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित है। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। ठंड के मौसम में पशुपालकों को अपने पाले हुए गाय, भैंस और बकरियों जैसे मवेशियों के आवास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे आवास गीला ना हो, ज़्यादा हवा आवास में नहीं आए। साथ ही पशुओं को दिन में धूप में रखना चाहिए। ज़्यादा ठंड की अवस्था में छावनों के लिए फर्श पर पुआल इत्यादि का बिछावन की व्यवस्था करना अच्छा होता है और आवास में अलाव इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पशु ठंड से बच सके। इस प्रकार आवास का प्रबंधन कर पशुओं को ठंड और उससे होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। खेतीबाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुएं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाले जगहों में इनकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना गाइडलाइन का जैसे मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि का पालन करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, पौधशाला में स्वस्थ बिचड़ों का उत्पादन। पौधशाला एक सुरक्षित स्थान है जहां नवजात पौधों को विकसित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि पौधशाला में स्वस्थ बिचड़ों का उत्पादन कैसे किया जाता है। नर्सरी यानी पौधशाला एक सुरक्षित स्थान है जहां नवजात पौधे विकसित किए जाते हैं। नवजात पौधों को रोपाई के लिए ले जाने से पूर्व तक उनकी देखभाल वहीं की जाती है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि वैसे बीज जिन्हें सीधे बोना मुश्किल है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी, इनके बिचड़े को पौधशाला में तैयार किया जाता है। रांची के पलांडू स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह कहते हैं कि पौधशाला में स्वस्थ बिचड़े के उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विनीता। हम लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए आपको बताते और दिखाते आए हैं कि किस तरीके से कृषि से संबंधित जानकारियां किस तरीके से आप तक पहुंचाई जाए, साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। आज हम जानेंगे कि पौधशाला में स्वस्थ बिचड़े का उत्पादन किस तरीके से की जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र हार पलांडू और जानेंगे
हमारे डॉक्टर साहब A.K. सिंह से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, जोहार। सर सबसे पहला हमारा यही सवाल है कि पौधशाला में स्वस्थ बिचड़े का उत्पादन किस तरीके से किया जाए? देखिए, जब हम स्वस्थ बिचड़े उत्पादन की बात करते हैं तो सब्जी फसलों में दो तरह के सब्जियां होती हैं। कुछ के बीज तो बहुत छोटे होते हैं जिनका कि हम बिचड़ा उत्पादन पौधशाला में भी करते हैं और उसको फिर स्वस्थ पौध को हम खेत में लगाते हैं। तो इसमें जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्चा या दूसरे भी सब्जियां जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, फूल गोभी, गाठ गोभी, इनको हम पौधशाला में पहले इनका बिचड़ा उत्पादन करते हैं। सो पहले क्या था कि खुली जगह पे 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा या लंबाई ज़्यादा भी होती थी, हम लोग 1 फीट ऊंची उठी हुई क्यारियाँ बनाते थे और उस पर 5 सेंटीमीटर लाइन की दूरी पे और आधे इंच करीब बीज को गहराई पे डालते थे। तो उसमें समस्या क्या आ रही थी कि बहुत सारा बिचड़ा हमारा बेकार हो जाता था बीमारियों की वजह से। कई बार विपरीत परिस्थितियों में बारिश हो जाती थी तो हम लोग स्वस्थ हमारे आधी पैसा हमारा बर्बाद हो जाता था। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी प्लास्टिक के ट्रे में हम लोगों ने खोज करके अनुसंधान करके देखा कि अगर सब्जी फसलों के स्वस्थ बिचड़ा का उत्पादन करना है तो प्रो ट्रे में अगर हम लोग करते हैं तो अच्छे ढंग से बिचड़ा उत्पादन कर सकते हैं। प्रो ट्रे में स्वस्थ बिचड़े का उत्पादन करना काफ़ी आसान होता है। इसके उत्पादन के लिए केंचुआ की खाद और कोकोपीट की आवश्यकता होती है। यह लगभग 3 हफ्तों में तैयार हो जाता है। अच्छे से ध्यान देने पर 100% बिचड़े प्राप्त हो सकते हैं। एक प्रो ट्रे करीब 25 से 30 रुपए के आती है और उसमें करीब 100 से 102 बीज हम लोग गिरा सकते हैं। तो प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे अभी रात का तापक्रम काफ़ी कम हो जाता है। रात का तापक्रम कम होने से हम लोग प्लास्टिक के सस्ते घरों में उस ट्रे को रात में रख देते हैं या दिन भर भी रखेंगे और धूप की रोशनी अगर सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा तो हमारा बिचड़ा करीब 3 सप्ताह में तैयार हो जाता है। तो प्रो ट्रे में सबसे सावधानी क्या रखनी है, एक प्रो ट्रे में 104 के आसपास बीज गिरते हैं। एक बीज एक होल में गिरता है इसलिए बीज भी कम लगता है। और इसके उत्पादन के लिए 2 ही खादों की ज़रूरत है। एक तो केंचुआ की खाद, अच्छी खाद करीब 8-10 रुपए किलो केंचुआ की खाद मिल जाती है और कोकोपीट आता है। कोकोपीट भी करीब 30 रुपए किलो के हिसाब से बाज़ार में उपलब्ध है। तो आधा हिस्सा कोकोपीट का, आधा हिस्सा जो है केंचुआ की खाद का मिला के हम लोग प्रो ट्रे के जो खाने होते हैं उसमें उसको भर देते हैं। इसके बाद सावधानी से एक खाने में हम लोग एक बीज ही गिराते हैं। अमूमन प्रो ट्रे में क्या होता है, एक ही बीज गिरता है, लेकिन जब हम लाइन में खुले में बिचड़ा उत्पादन करते हैं जो कि अभी जाड़े के मौसम में संभव भी नहीं है, बरसात के मौसम में संभव भी नहीं है, लेकिन प्रो ट्रे में अगर किसान भाई करेंगे और जैसा कि आजकल 100% की हम कहें तो अतिशयोक्त नहीं होगी, 100% सब्जी फसलों का बिचड़ा उत्पादन पौधशाला में ना होके प्रो ट्रे प्लास्टिक के ट्रे में ही हो रहा है। जहाँ तक मिट्टी चयन की बात है तो पौधशाला में जीवांशयुक्त दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। हालांकि प्रो ट्रे के लिए मिट्टी के बजाय केंचुआ खाद और कोकोपीट की ज़रूरत पड़ती है। बिचड़ा हमारा स्वस्थ होता है और जब हमारा 3 सप्ताह का बिचड़ा हो जाता है उस समय 4 से 6 जो पत्ती वाली अवस्था हम कहते हैं 6 इंच के आसपास की पौध खेत में लगाने के लिए एकदम तैयार मिलती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका जो हम लोगों ने देखा है कि जो पौधशाला में और प्रो ट्रे में अंतर ये होता है कि पौधशाला में उगाने से बिचड़ा जो है जड़ें अच्छी मजबूत नहीं बनती हैं। प्रो ट्रे में उगाने से जब हम उसको निकालते हैं बिचड़े को तो उसके नीचे पूरा एक छोटा सा बाल, मिट्टी का बाल मतलब लगा रहता है और जड़ उतनी अच्छी रहती है कि खेत से जब हम लगाते हैं बिचड़े को तो उसका मरने के करीब 1% भी मॉर्टेलिटी नहीं होती है। तो 100% हमारा जो बिचड़ा है एकदम खेत में लग जाता है और तुरंत ज़मीन के साथ संपर्क बना के फल फूल वाली अवस्था में आ जाता है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा सलाह यही है और किसान भाई कर भी रहे हैं कि प्रो ट्रे में ही बिचड़ा उत्पादन करें, तभी पौधशाला से पौध अच्छी मिल पाएगी। A.K. सिंह कहते हैं कि पौधशाला स्थापित करने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की उपलब्धता हो। इसके साथ ही ध्यान रखना होगा कि जब भी बिचड़ा उत्पादन करें तो 3 हफ्ते में बिचड़े को खेत में लगा दें, नहीं तो उत्पादन पर
असर पड़ सकता है। देखिए अभी जाड़े का मौसम है, अभी प्लास्टिक के सस्ते बांस के छोटे छोटे सहारे से भी हमारे बम्बू बांस हमारे झारखंड में बहुतायत से होता है। कम खर्चे में प्लास्टिक का छोटा घर बना के प्रोट्रे को उसमें रखना पड़ेगा, जिससे कि रात का जो तापक्रम कम होता है वो अंकुरण को प्रभावित न कर सके। तो इस तरह से बहुत कम खर्चे में हम छोटा प्लास्टिक का घर बना के बांस के सहारे का ही किसान भाई रख सकते हैं। अगर कुछ किसान भाई जिनके पास पॉली हाउस नेचुरली प्राकृतिक रूप से खुले हवादार पॉली हाउस है तो उसमें भी रख सकते हैं किसान भाई। उसमें उनको अलग से प्लास्टिक के घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नमी कम होने पे सावधानी रखना है कि नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार बीज अंकुरित होने के बाद बढ़ नहीं पाता पौधा। इसलिए समुचित नमी बनाए रखने के लिए फुहारे से हल्की सिंचाई ज़रूरत के हिसाब से करते रहना चाहिए। और जैसे भी हमारा पौध करीब 3 सप्ताह की हो जाए हमको बाहर खेत में लगा देना चाहिए। जी सर, अगर हम मिट्टी की बात करें तो किस तरीके से जांच की जाए मिट्टी की कि वो पौधा उस मिट्टी में लगाने से बेहतर उत्पादन? देखिए जब हम खुले में पौधशाला बनाते हैं तब हमारा नियंत्रण पौधशाला की मिट्टी पे उतना नहीं रहता है, लेकिन जब प्रोट्रे में उत्पादन अभी कर रहे हैं, मतलब 100% की बात मैं कर रहा हूँ, तो अतिशयोक्ति नहीं 100% हम लोग अभी प्लास्टिक की ट्रे में ही बिचड़ा उत्पादन हो रहा है। उसमें हम मिट्टी का प्रयोग ही नहीं करते हैं, उसमें तो कोकोपीट और केचुआ की खाद, तो ये दोनों को आधा आधा हिस्सा मिला देते हैं और फर्स्ट क्लास हमारी जो पौध है अच्छे जड़ के साथ तैयार हो जाती है। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा पौधशाला में स्वस्थ बिचड़ों का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है गेहूं में उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन। अक्टूबर से ही गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, तो जो भी किसान भाई बहन गेहूं की खेती करते हैं, कब उनकी सिंचाई कैसे करनी है, कौन सा उर्वरक उसमें डालना है, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गेहूं में सिंचाई एवं उर्वरक का प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गेहूं में अगर इस समय सिंचाई की बात की जाए तो उसके लिए क्या करें हमारे किसान भाई? ऐसा है कि किसान भाई अभी एक बारिश हो गई है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में और फर्स्ट जनवरी तक कहीं कहीं छूटपूट बारिश होती रही है और इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है गेहूं के फसल में। गेहूं के अलावा और जितनी फसलें हैं वो सब में इसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन गेहूं में जो सिंचाई का प्रबंधन है उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि कुल जो सिंचाई पड़ता है गेहूं में 6 सिंचाई पड़ना चाहिए। वैसे आपके पास कितना पानी है उसको देख लें कि आप 6 सिंचाई दे पाएंगे या 4 दे पाएंगे या 3 दे पाएंगे। लेकिन अगर 6 सिंचाई अगर पड़ता है तो उपज बहुत बढ़िया होता है और उसमें प्रायोरिटी देना है आपको कि पहले कौन सा सिंचाई ज़रूरी है, दूसरा सिंचाई कौन ज़रूरी है और अंतिम सिंचाई कौन सा पड़ना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग किसान भाई जो भी आपके पास पानी है, जो संचित पानी आपका है, उसको देखते हुए आप एक प्लान बना लें कि कितना सिंचाई देना है और उसको कब कब देना है, इसको नोट कर ले आप। ऐसा है कि गेहूं में जो पहला सिंचाई होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी जड़ जमने की अवस्था। जड़ जमने की अवस्था जो है वो बुआई के लगभग 21 से 25 दिन के बीच में आता है और उसी समय कल्ले निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है। कल्ले निकलने की प्रक्रिया मतलब कि जितने कल्ले निकलेंगे उतने ज़्यादा पौधों की संख्या बढ़ेगी। तो पहला सिंचाई जो है 21 से 25 दिन के बीच में किसान भाई निश्चित रूप से गेहूं में होना चाहिए। अगर पहला सिंचाई आपने नहीं दिया तो उपज काफ़ी घट जाता है, यहाँ तक कि 50% तक उपज घट जाता है। इसीलिए पहला सिंचाई बहुत ज़रूरी है और वह 21 से 25 दिन के बीच में होना चाहिए। और अगर डिले हो गया तो निश्चित रूप से आपका उपज कम हो जाएगा। उसके अलावा जो भी इसमें जो क्रिटिकल स्टेज हैं, जो क्रांतिक अवस्थाएँ हैं जिसमें सिंचाई देना ज़रूरी है, वो उसके बाद जैसे कल्ले जो निकलते हैं तो जो पौधों की संख्या बढ़ती है, टीलर्स जिसको बोलते हैं, वो जो है उसकी अवस्था होती है। उसके बाद आपको पैनिकल इनिशिएशन बोलते हैं, बाली निकलने की अवस्था होती है। उसके बाद फूल निकलने की अवस्था होती है। उसके बाद दूध बनने की अवस्था होती है बालियों में, दाने में। और उसके बाद कड़ा होने की अवस्था होती है, जो बाली कड़ा हो जाता है, दाने कड़े हो जाते हैं और पक जाते हैं।
तो इस तरह से इतनी अवस्थाएं हैं। लेकिन पहला अवस्था जो हमने बताया 21 से 25 दिन पर, उस समय सिंचाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपके पास पानी है तो 20 से 25 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई देना है। और कुल सिंचाई इस तरह से अगर देंगे तो 6 सिंचाई में आपका गेहूं पक जाएगा। लेकिन अगर इसमें सभी जो क्रिटिकल स्टेज हमने बताया कि कब कब पानी मिलना चाहिए, उस सब समय में पानी मिल जाता है, तो आपको फिर ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, सही समय पे पानी भी मिल जाएगा और आपका गेहूं का उत्पादन भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ध्यान देना है कि अंतिम जो सिंचाई होता है, जो मार्च के महीने में, मार्च के अंत में जो पछिया हवा निकलता है और उस समय बिल्कुल शुष्क हवा होता है, ड्राई एयर होता है और बालियाँ सूखने लगती हैं, जो मिट्टी है, मिट्टी देखिएगा आपका खेत है फटने लगेगा, तो उस समय बहुत ज़रूरी होता है आपको सिंचाई देना। और होता क्या है कि उसमें अगर सिंचाई नहीं देंगे तो आपके जो दाने हैं वो सिकुड़ जाएंगे, उपज काफ़ी घट जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए उसमें आपको ध्यान देना है। और अंतिम जो सिंचाई हमने बताया कि उसमें आपको जैसे 20 से 25 दिन के अंतराल पर, तो अंतिम सिंचाई आपको 15 दिन के अंतराल में कर देना है, थोड़ा सा प्रीपोन कर देना है, थोड़ा सा अर्ली कर देना है, जिससे आपका पछिया हवा से वो ना सूखे। तो कुल मिला के 6 सिंचाई देना है और उसी में सामंजस्य बैठाना है कि कोई अगर एक सिंचाई ना मिले तो उसमें लगभग आपको जो 20 से 25 दिन का अंतराल पर बोले हैं, एक सिंचाई कभी आप एस्केप करते हैं तो उसको इसमें जैसे 30 दिन की अवस्था में आप सिंचाई देते हैं तभी आपका काम चल जाएगा। वैसे डिमांड कितना है आपके मिट्टी में वो भी आपको देखना पड़ता है, किसान भाई देखते भी हैं। तो कुल मिला के 6 सिंचाई हमने बताया वो जरूरी है। जरूरी। लेकिन एक चीज़ और है सर, जैसे कि हमने अपने विषय में भी बात की है कि उर्वरक भी देना आवश्यक है। तो सिंचाई के दौरान भी क्या उर्वरक दिया जा सकता है या फिर पहले या बाद में, क्या इसका क्या मतलब तरीका होगा? ऐसा है कि गेहूं में कुल जो उर्वरक है किसान भाई, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यही 3 खाद ऊपर से हम लोग डालते हैं। और नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूरिया देते हैं और फास्फोरस के लिए DAP देते हैं और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको लाल खाद कहते हैं किसान भाई आप, वही लाल खाद म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, पोटास खाद के नाम से आप जानते हैं, उसको देते हैं। तो इसका जो है अगर सही समय पे अगर बुआई करते हैं आप, जैसे नवंबर महीना में बुआई करते हैं तो उसके लिए थोड़ा यूरिया का मात्रा ज़्यादा है, और जो दिसंबर में बुआई है उसके लिए यूरिया का मात्रा थोड़ा कम दिया जाता है। क्योंकि जो ग्रो करने का, जो बढ़वार का पूरा उसका लाइफ साइकिल है, उसको कंप्लीट करने में दिसंबर वाले जो प्रभेद होते हैं, फसल होते हैं, उसको कम समय मिलता है, इसलिए कम खाता है वो, इसलिए उसमें थोड़ा सा यूरिया कम देते हैं। बाकी में और जो चीज़ है उसी तरह से देते हैं। तो जो अनुशंसा है वो है 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास। अगर सही समय पर बुआई किए हैं तो 120 के बदले 140 किलो नाइट्रोजन आपको प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में आपको देना है। तो इसको चूँकि किसान भाई का खेत जो होता है वो डिसमिल के हिसाब से होता है, छोटा होता है, कोई 1 एकड़ का होगा, कोई आधा एकड़ का होगा, कोई 25 डिसमिल का होगा। तो मैं चाहता हूं कि किसान भाई आप डिसमिल के हिसाब से नोट कर ले कि 1 डिसमिल में कितना खाद देना है, और उसी के हिसाब से जितना डिसमिल का खेत होगा उसके हिसाब से आप खाद देंगे। तो बुआई के समय जो खाद देते हैं किसान भाई आप दिए भी होंगे, लेकिन नोट कर ले, आगे से आपको गणना करने में, खाद देने में ठीक रहेगा। तो प्रति डिसमिल 1 डिसमिल के हिसाब से आपको DAP आधा किलो देना है, और पोटास खाद जो लाल खाद होता है वो 1 पाव देना है, और 400 ग्राम यूरिया देना है बुआई के समय, और ऊपर से 600 ग्राम यूरिया आपको 2 बार में देना है, पहले सिंचाई पर और दूसरे सिंचाई पर। लेकिन अब जो है आपको जो इतना हमने खाद बताया कि आधा किलो DAP, 1 पाव पोटास और 400 ग्राम यूरिया बुआई के समय, और ऊपर से पहले सिंचाई पर 300 ग्राम यूरिया और दूसरे सिंचाई पर 300 ग्राम यूरिया। लेकिन कभी भी दूसरा सिंचाई जो होता है 45 से 50 दिन की अवस्था में देना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर यूरिया देते हैं तो वो हानि करता है। कभी भी गेहूं में 55 दिन की अवस्था के बाद यूरिया नहीं देना चाहिए, नहीं तो नए नए कल्ले निकलने लगते हैं, और जो खुराक मिलना चाहिए जिसमें बाली बनना है वो खुराक चला जाता है आपके नए कल्ले में, नए पौधों में, और उसके कारण हानि हो जाता है। इसलिए जो भी खाद देना है आपको 55 दिन की अवस्था के पहले देना है, और इस रूप से देना है। इसके अलावा आपको आजकल नैनो यूरिया आ गया है, तो अगर आप ऊपर से देना चाहते हैं तो यूरिया अगर नहीं मिल रहा है तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। 1 एकड़ में आधा लीटर लगता है, यानी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 2 बार आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में और 45 से 50 दिन की अवस्था में स्प्रे करेंगे तो यूरिया जैसा ही काम करेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से गेहूं में उर्वरक एवं सिंचाई का प्रबंधन आप कर सकते हैं।
हमारे विशेषज्ञ साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद है आप इसका पालन करेंगे और अच्छी उपज लेंगे। आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहन, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दोनों जानकारियां दी। आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियां आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, समय चल रहा है कोरोना काल का, तो इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें, भीड़ में जाने से बचना है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर दोनों टीका ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।